जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए वही क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में साथियों डिक्टो आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि साथियों इधर उधर की कोई बात नहीं, सिर्फ वही सवाल जो परीक्षा में साथियों देखने को मिलेंगे। यानी कि 16 जुलाई से लेकर 3 अगस्त इसके बीच में जिनकी परीक्षा है वो सभी लोग साथियों इस सवालों को देखिएगा। इन सवालों में से ही साथियों आपका पेपर बनेगा, आपके प्रश्न पत्र बनेगा, तैयार होगा। तो साथियों पूरे 100 सवालों को हम लोग यहां पर देखेंगे जिस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले हिंदी होगी, उसके बाद जीके, जीएस, विज्ञान, करंट अफेयर, इंग्लिश और मैथ होगी। तो इन सारे सवालों को आप लोग देख कर जाइएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सदैव शब्द में कौन सी संधि है। देखिए मैं आपको यहां पर ट्रिक बता देता हूं। अगर कभी भी कोई एक ऐसा शब्द देखो जिसमें 2 मात्राएं लगी हो तो वहां पर हमेशा साथियों वृद्धि संधि होती है। जैसे कि अगर यहां पर बात करें, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए महोषध शब्द में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि बताना है, 2 मात्राएं लगी हो। जैसे कि मान लीजिए अगर बात करें मतैक्य शब्द एक होता है, एक क्या होता है साथियों, मतैक्य शब्द होता है। मतलब 2 मात्राएं जहां पर भी दिख रही हैं, है ना, वहां पर आपकी वृद्धि संधि होगी। और गुण संधि कब होगी, जब एक मात्रा दिख रही है तो वहां पर साथियों गुण संधि होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। और इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, पुनः धन जन्म बनेगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास आपको बताना है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, एक चीज बता देता हूं, वो आप लोग याद रखेंगे। देखिए अगर किसी भी शब्द का पहला पद, क्या पहला पद अगर प्रति है, या अगर बड़ा आ है, या अगर अनु है, तो वहां पर हमेशा कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब इसका पहला पद क्या प्रति, बड़ा आ, अनु है, नहीं है। इसका पहला पद है, बिल्कुल है, ये देखिए आ गया। तो मैं कहूंगा ये कैसा शब्द हो जाएगा, ये आपका एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके अमी शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है क्या होता है। तो अमी का तत्सम साथियों क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। अमृत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सुवर्ण शब्द की अगर बात करें तो ये कैसा शब्द है, ये एक तद्भव शब्द है। कैसा साथियों, ये एक तद्भव शब्द है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए करके मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना चाहिए, रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। यानी कि जो महात्म्य लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए करके शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि सही शब्द साथियों कौन सा है, ये कुल मिला के आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का। तो इन चारों शब्दों में से अगर बात करें साथियों कौन सा सही शब्द लग रहा है, अंत्याक्षरी यहां पर बिल्कुल सही शब्द लग रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए करके अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताने। देखिए अंक को हम लोग संख्या भी कहते हैं, अंक को हम लोग गोद भी कहते हैं, और अंक नाटक का एक भाग भी इसको हम लोग कह सकते हैं, लेकिन पृथ्वी को साथियों नहीं कहते, अंक नहीं कहते हैं। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है करके बीजक किसकी रचना है। तो साथियों बीजक किसकी रचना है, ये बात तो आप लोग जानते होंगे, कबीर दास की रचना है। बिल्कुल साथियों ये कबीर दास की ही रचना है। अगला सवाल देखिए करके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को क्या संज्ञा दी है। चारण काल की नहीं, आदि काल की नहीं, वीर काल की नहीं साथियों, जीवनपन काल की संज्ञा दी है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अच्छा यहाँ पर एक सवाल था, उसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ पर एक सवाल में साथियों देखिए ये तो आपका क्या शुद्ध शब्द हो जाएगा, लेकिन कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है, कवित्री आपका ऐसे लिखा जाता है। तदुपरांत की अगर बात करें साथियों, ऐसे तदुपरांत लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे तदुपरांत। उसके अलावा पूजनीय की अगर बात करते हैं तो पूजनीय साथियों इसकी सही वर्तनी आपकी ये हो जाएगी। तो ये तो थे आपके साथियों 10 सवाल हिंदी के, है ना। अब साथियों हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में सवाल आते हैं जीके जीएस, लेकिन एक सवाल यहाँ पर और आ गया शायद। अच्छा चलिए, अच्छा हिंदी के और कुछ सवाल हैं उनको भी देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हिंदी से ज्यादा आज सवाल ले लिए गए, मेरे ख्याल से 20 सवाल ले लिए गए हैं। तो इन 20 सवालों में देखिएगा आपके कितने सवाल सही होंगे। कह रहे कि संज्ञा का इसमें से कौन सा भेद नहीं है भैया, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा का भेद व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, लेकिन निजवाचक नहीं होता है। निजवाचक नहीं होता है साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सर्वनाम का भेद हो जाएगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि हरि मोहन अपनी पुस्तक को देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि बहन को पुस्तक देता है, तो बहन को पुस्तक देता है साथियों क्या होगा, कर्ता ने कर्म को, यानी कि को आ गया तो कर्म हो जाएगा। और कर्म कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला देखिए अभ्यास का विशेषण रूप साथियों क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। तो साथियों अभ्यासी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभ्यासी हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों, दाता का अगर बात करें ना, दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा साथियों, दात्री हो जाएगा।
जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ये साथियों आप लोग फटाफट करते जाइए। प्रेरणार्थक क्रिया इसमें से कौन सी है? तो सुनाना है ना, गिरना, बोलना, सुनाना, किसी और को सुना रहे हैं है ना, सुनाना, तो सुनाना आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। पुस्तक पढ़ी जाती, इसमें कौन सा वाच्य है ये आपको कुल मिला के यहाँ पर साथियों बताना है। पुस्तक पढ़ी जाती है तो इसमें साथियों आपका कर्तवाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? तो पूर्ण विराम कैसे बनाया जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर सी में बनाया गया है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि इनमें से अव्यय कौन सा है साथियों? अव्यय शब्द की अगर बात करें तो प्राचीन, मोटा, गरीब या और। देखिए अव्यय आपका और हो जाएगा, तथा हो जाएगा, किंतु, परंतु, ये सारे के सारे शब्द अव्यय की कैटेगरी में आते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल कैसा है मुझे बताइए? तो पूर्ण वर्तमान काल है साथियों। कैसा? ये पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध आपको बताना है, शुद्ध पदक्रम क्या होगा? एक पानी का गिलास ले आओ। देखिए एक गिलास होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। पानी का एक गिलास लाओ ये होगा, या एक गिलास पानी का लाओ ये भी गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा जो सबसे शुद्ध क्रम होगा यानी कि शुद्ध पदक्रम जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाले का होगा। पानी का एक गिलास लाओ ये होता है। साथियों अगर आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है साथियों किसी वजह से, तो मैं आपके लिए कुछ कंटेंट लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूं साथियों जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो आपका पेपर साथियों बड़े आराम से क्रैक हो जाएगा। आखिर इन पीडीएफ में क्या है ये मैं आपको साथियों बता देता हूं पूरी रणनीति से। देखिए आपको 3 पीडीएफ दी जाएगी। पहली पीडीएफ आपको जो दी जा रही है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए वो 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। ये 10 मॉडल पेपर में क्या है साथियों? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चंस के ऐसे 10 मॉडल पेपर हैं जिन पर आपकी ये समझ लीजिए शिफ्ट यहां से लगभग कुछ नहीं 70% आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसमें हर एक चीज है, जिस टाइप का एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है उस हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहां पर कवर अप किया गया है। अच्छा दूसरी पीडीएफ में मैं आपको बता दूं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का साथियों पिछली साल आपका पेपर हुआ था ना साथियों, उन पेपर्स के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, पूरे 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर हर बार नए क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनाता है, वो पुराने पेपर में से साथियों डिक्टो क्वेश्चन निकाल लेता है और वही साथियों प्रिंट करा देता है। तो ये अगर आप पीडीएफ ले लेते हैं तो यहां से आपके बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर अपना एक अहम रोल निभाएगा साथियों इस बार भी। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं साथियों एमसीक्यू फॉर्म में, बहुविकल्पीय टाइप से 1000 क्वेश्चन। मैं कहूंगा अगर 1000 क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे तो जितने भी साथियों 10 से 12 सवाल करंट अफेयर के आएंगे वो यहीं से आएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर है और उसके नीचे ही उसका सॉल्यूशन है, और उससे संबंधित जो 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड पर 45 रुपए का जब आप पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएंगी। मैं कहूंगा साथियों अगर आपकी तैयारी कम है तो इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से आप लोग देखकर चले जाना, पेपर आपका साथियों बड़े ही आराम से क्रैक हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या उसके अलावा टारगेट सिलेक्शन ऐप को डाउनलोड कर भी आप साथियों इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं 45 रुपए में। उसके बाद देखिए साथियों अब यहां से आपके सामने साथियों शुरू हो चुके हैं जीके, जीएस, विज्ञान, ये सारे सवाल शुरू हो चुके हैं। तो इन सवालों को देखिएगा क्योंकि ये सवाल साथियों अति महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा इन सवालों को। आपसे कहा जा रहा है कि सेबेस्टियन कोर्डा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है साथियों सेबेस्टियन कोर्डा। उसके बाद देखिए कह रहे कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। कौन सा कप? आगा खां कप, आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए कह रहे कि सुल्तान जौहर कप के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि सुल्तान जौहर कप किस खेल में दिया जाता है? मैं कहूंगा हॉकी के खेल में दिया जाता है सुल्तान जौहर कप। उसके बाद देखिए किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला की स्थापना करवाई थी? साथियों यहां पर अगर बात करें धर्मपाल आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी है? मैं कहूंगा साथियों सिसोदिया वंश की राजधानी है चित्तौड़गढ़। उसके बाद देखिए कह रहे कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज ये किस वंश से जुड़े थे? तो राजा भोज की अगर बात करें ये परमार वंश के साथ जुड़े थे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगला देखिए साथियों, अगले में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है जरा देखिए।
कह रहे कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर पता साथियों क्या है? क्या भूदृश्य है, संग्रहालय है, किला है, खगोलीय वेधशाला है? तो मैं कह सकता हूं साथियों ये खगोलीय वेधशाला है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ की अगर बात करते हैं साथियों तो ये सिखों का एक धार्मिक ग्रंथ है। आदि ग्रंथ आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। तो किसकी बात चल रही है? औरंगजेब की बात चल रही है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है और इसने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि महाराजा शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे और संरक्षक कौन थे? तो इनका नाम क्या था? महाराजा शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास, शाहजी भोंसले, दादाजी कोंडदेव। मैं कहूंगा दादाजी कोंडदेव ही थे। महाराजा शिवाजी के राजनीतिक गुरु भी थे और संरक्षक भी थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि कब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है? तो साथियों क्या आपका आंसर होगा? मैं कहूंगा 1854 आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि 1854 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आएगा सवाल। उसके बाद देखिए कह रहे कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? स्वामी सहजानंद जी ने ही अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि अपने शासन के दौरान क्या साथियों? अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे। क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? जूट, चाय, चावल नहीं साथियों, मैं कहूंगा यहां पर चावल हो जाएगा साथियों। चाय नहीं होगा, गन्ना नहीं होगा, जूट नहीं होगा, चावल हो जाएगा साथियों, है ना। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि अपने जब अंग्रेजों का शासन था तो उसके शासन काल के दौरान ये किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे, चावल मजबूर करते थे कि चावल ही उगाओ आप लोग। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये तो साथियों रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित है? तो साथियों यह काम किसने करवाया था? जनरल हैरिस ने, डायर ने, वेल्सले ने या साथियों आर्थ वेल्सले ने? ये तो काम जनरल डायर का है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल डायर। उसके बाद देखिए कह रहे कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह बात आपको मालूम होना चाहिए, स्वामी विद्यानंद आपके सवाल का आंसर है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है बताइए? तो मैं कहूंगा यहां पर तो आपका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, क्योंकि साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी तो सिक्किम में ही रहती है। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया था? तो सन 2000 में अपनाया था भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को। भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? गोवा की बात चल रही है। भारत के गोवा की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। आंसर आपका ए होगा। कहने के 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? तो कितनी प्रतिशत थी साथियों? 16.16% थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ही आपको साथियों याद रखना है। अगला सवाल देखिए आप लोग, कह रहे कि संसार की छत किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हिमालय पर्वत को कहा जाता है, रॉकी पर्वत को, मैक्सिको पर्वत को, या पामीर के पठार को? मैं कहूंगा साथियों पामीर के पठार को ही संसार की छत के रूप में जाना जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है ना? प्रमुख व्यवसाय क्या है साथियों? तो पशुपालन है। पशुपालन आपका इस सवाल का सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए जानी जाती है? तो किसके लिए जानी जाती है साथियों? ये आपको बताना है। तंबाकू के लिए जानी जाती है। बिल्कुल साथियों तंबाकू के लिए जानी जाती है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए यानी कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन है, मुझे बताइए?
तो अगर बात करते हैं स्थायी अध्यक्ष की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और संविधान सभा के अगर मैं आपसे पूछूं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, क्या साथियों अस्थायी अध्यक्ष अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा, आंसर इसमें से ही है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। अगला देखिए, कह रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, कानून मंत्री थे, गृह मंत्री थे। ये तो आपको दिख गया साथियों, कानून मंत्री थे, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में दशावतार नाट्य प्रदर्शन ये कहां पर हुआ है, तो साथियों करंट अफेयर के सवाल अब आप लोग देख लीजिए। यहां पर मैं कहूंगा साथियों ये तो अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में हुआ है दशावतार नाट्य प्रदर्शन। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बीएसएफ बीजीबी 4 दिवसीय 55वीं महानिदेशक स्तर सीमा वार्ता कहां पर शुरू हुई है, तो ये साथियों नई दिल्ली में शुरू हुई है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि हाल ही में दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया है साथियों, 16 फरवरी को मनाया गया है, ये बात आपको याद रखना है, 16 फरवरी 2025 को। अगला सवाल कह रहे कि हाल ही में नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, मैं कहूंगा साथियों नेपाल और फ्रांस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए आप लोग, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्सअप की जगह लेगा, तो क्या थम्सअप की जगह ली है किसने, कैंपा कोला ने ली है, कैंपा कोला साथियों आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है, तो किसने विकसित की है, आईआईटी मद्रास ने विकसित की है, आईआईटी मद्रास आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किसने इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है, तो ये अभियान साथियों यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस अभियान यूनेस्को ने ही शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता किया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो इस सरकार ने स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, यानी कि कौन व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा, तो EFTA डेस्क कौन शुरू करेगा, तो अपना देश भारत ये डेस्क शुरू करेगा। उसके बाद देखिए, चर्चा में रहा अनाई शोला राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, आपसे पूछा जा रहा है, तो ये असम में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, मैं कहूंगा साथियों अनामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान तो केरल में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, करके किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है, तो ये अवार्ड साथियों एनटीपीसी ने जीता है, किसने जीता है, एनटीपीसी ने जीता है। और उसके बाद देखिए, कह रहे कि कहां आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है, तो कहां किया है साथियों, पदुचेरी में किया गया है, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ पदुचेरी में हुआ है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है अडानी ग्रुप ने किस देश से 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस लिया है, तो यहां पर आपका जवाब जो होगा वो साथियों श्रीलंका हो जाएगा। फिर से एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं कि अडानी ग्रीन ने श्रीलंका देश से 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजना को साथियों वापस ले लिया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरी करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं, तो इनका नाम जैकोब किपलिमो है, और जैकोब किपलिमो ये हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, तो कौन सा देश बनाएगा साथियों, चीन देश बनाएगा, ये बात भी आपको याद रखना है ना, ये बात भी आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, साइंस के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लें यहाँ पर, क्योंकि 30 सवाल सिलेबस में आपके बताया गया है कि भैया 30 सवाल पूछे जाएंगे साइंस के, तो साइंस का पोर्शन तो सबसे स्ट्रांग आपको करना है। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में अगर आपको कोई चीज मजबूत करना है तो साइंस के लिए साइंस में करना है। तो साथियों साइंस के मैं आपको ऐसे कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जिनकी पूरी संभावना मैं कहूंगा 99% चांस है इन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में आने की। चलिए तो अब बात करते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है।
इस प्रभाव को जाना जाता है? तो साथियों इस प्रभाव को अपवर्तन के रूप में जाना जाता है, प्रकाश का अपवर्तन के रूप में इसको जाना जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो किस रंग के लिए? मैं कहूंगा लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। हीरे का पूर्ण अपवर्तन सूचकांक है, तो हीरे का पूर्ण अपवर्तन सूचकांक साथियों 2.42 है। क्या है? 2.42 है। उसके बाद देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रक्रिया से पहुंचता है? तो मैं कहूंगा साथियों विकिरण प्रक्रिया से पहुंचता है। यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करके ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग होता है। क्यों उपयोग होता है साथियों? ये आपसे पूछा जा रहा है। लाल रक्त का ऐसा थोड़ी ना होता है, जानवर लाल रंग पहचान ऐसा भी नहीं होता है। लाल रंग में न्यूनतम विक्षेपण होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए तो आंसर मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप समझदार हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था ये। कह रहे कि इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? कार्बन को, नाइट्रोजन को, पोटेशियम को या आणविक ऑक्सीजन को? तो आपका आंसर जो होगा वो आणविक ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ईंधन सेल के रूप में आणविक ऑक्सीजन को जाना जाता है। कह रहे कि जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है। तो किसको साथियों नहीं माना जाता है? कोयले को नहीं माना जाता है ना? कोयले को नहीं माना जाता है। प्राकृतिक गैस को, पेट्रोलियम को या साथियों कोयले को? तो जीवाश्म ईंधन के रूप में किसे किसे जाना जाता है? देखिए कोयले को कहा जाता है जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम कहा जाता है, प्राकृतिक गैस को कहा जाता है, लेकिन लकड़ी को नहीं कहा जाता है। नहीं कहा जाता है तो यही आपका राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि किसे तरल सोना कहा जाता है साथियों? बताइए। कोयले को, प्राकृतिक गैस को, पेट्रोलियम को या साथियों परमाणु ऊर्जा को? मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर पेट्रोलियम को कहा जाता है साथियों तरल सोना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह के टमाटर में कौन सा विटामिन होता है साथियों? बताइए। तो टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर में विटामिन सी होता है। उसके बाद देखिए कह के कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो मैं कह सकता हूं प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है? पोटेशियम है। आंसर आपका डी होगा। पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक है ना? क्या पूछा जा रहा है? पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक। यहां पर साथियों खाली जगह है और यहां पर क्या लिखा हुआ है? मतलब किसके द्वारा दिया जाता है ना? किसके द्वारा दिया गया? तो पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक जो है साथियों वो ओनन और स्टाउट के द्वारा दिया गया था। आंसर आपका जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए कह रहे कि क्यू बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करते हैं तो कॉक्सियला बेनेंटी के कारण होता है क्यू बुखार। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? ये साथियों मानव के त्वचा को प्रभावित करती है, जिसको रोजेशिया नामक रोग हो जाता है तो दिक्कत पड़ती है साथियों स्किन पर। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? तो किस विटामिन की कमी से? मैं कहूंगा साथियों जो आपका रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग हो जाता है? तो विटामिन बी12 की अगर बात करें तो इसकी वजह से साथियों एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त अल्पता नामक रोग हो जाएगा। जीव विज्ञान के पिता साथियों किसको कहा जाता है? अरस्तु को, हक्सले को, लैमार्क को या थियोफ्रेस्टस को? आपको याद रखना है अरस्तु को कहा जाता है साथियों जीव विज्ञान का पिता, है ना? चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल सही, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहे कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1988 में किया गया था। बिल्कुल, भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया था? 1988 में किया गया था। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छेद नहीं। सोम मंडल में ओजोन परत का कम होना नहीं। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। बिल्कुल सही साथियों, अगर ये सवाल आ जाए तो आंसर मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां पर अगर बात करें तो आपके सामने साथियों मैथ के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 10 सवाल हम लोग अब देखेंगे मैथ के और 10 सवाल देखेंगे साथियों इंग्लिश के। इसलिए आप थोड़े चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि अगर आप अपनी परीक्षा बिहार पुलिस कांस्टेबल में मैथ के 10 में से 10 स्कोर करना चाहते हैं तो इन सभी सवालों को देखिए
चलिए पहला सवाल है मैथ का, कह रहे कि यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए जिनमें से 352 छात्र पास हुए तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, इसमें कुछ नहीं करना है साथियों, आपको बताना है जितने छात्र पास हुए उनका प्रतिशत बताना है। तो कितने छात्र पास हुए, 352 छात्र पास हुए, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हमेशा आप गुणा करेंगे। नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे टोटल छात्र लिखेंगे जिसमें पास हुए छात्र और प्लस फेल हुए छात्र। तो टोटल छात्र कितने हैं साथियों, 370, तो 370 आपके यहां पर आ जाएंगे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। देखिए इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या होगा साथियों, यहां पर अगर बात करें, अब एक काम करिए साथियों, 3520 यहां पर आ गया और 37 यहां पर हो जाएगा। अब अगर देखिए, अगर ये साथियों 3700 होता पूरे, वैसे ये 3520 है, अगर ये 3700 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता कितनी बार में, 10 बार में, लेकिन ये यहां पर साथियों 9 बार में हम काटेंगे। तो 37 नीम कितने होते हैं, देखिए जरा, 37, एक सेकेंड, 37 नीम कितने होते देखिए जरा, 7 नीम आपका 63 और 9 तिया आपका कितना हो जाएगा, 27, 27 और आपका 33 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं 37 से कम 37, 37 नीम कितने होते, 333 होते हैं। लेकिन ये कितना है साथियों, 352 है, तो 333 इसमें से घटाइए, कितना आ जाएगा साथियों, आपका 19 आ जाएगा। अब ये हो गया, जीरो लगा ना, अब ये 190 हो गया। अब 37 की किससे गुणा करे कि 190 के आसपास आ जाए। देखिए इसको 40 मान लीजिए, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि अगर आप 37 की 5 से गुणा कीजिए, देखिए क्या आता है, 37 की 5 से अगर हम गुणा करें, 7 पंजे 35 आ जाएगा, 15 और 18 185 हो जाएगा। 190 हमें चाहिए, तो बिल्कुल 95% आपका आंसर हो जाएगा लगभग। मतलब जैसे कि थोड़ा सा ज्यादा होगा, 95 पॉइंट करके कुछ होगा, लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया था कि लगभग में आप बता दीजिए। तो कुल मिला के उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना बैठेगा, 95% बैठेगा। 95% ऑप्शन नंबर डी वाले में है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यदि दो संख्याओं का योग कितना बताया गया है, 17, यानी कि दो संख्याओं का योग 17 है और उनके वर्गों का योग 145 है, तो वो संख्याएं आपको बताने क्या है, 11 6 होंगी, 8 9 होंगी। चलिए, तो दो संख्या, पहली संख्या को हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं, यानी कि अगर उन दोनों संख्याओं का हम योग कर दे तो 17 है, ऐसा यहां पर लिखा हो, मैं नहीं कह रहा। उनके वर्गों का योग, यानी कि अगर इन्हीं संख्याओं का हम वर्ग कर दें इस प्रकार से, तो उनका योग जो बनता है वो 145 बनता है। इतनी बात सातों यहां पर कही गई, इतनी जानकारी दी गई। तो वो संख्याएं क्या हैं, यानी कि हमें निकालना है सातों x क्या होगी और y आखिर क्या होगी, ये आपको बताना। अच्छा, ये अगर ऑप्शन की मदद से करें तो हमें ज्यादा आसान लग सकता है। अगर हम इस वाले ऑप्शन को सही राइट आंसर मान ले, यानी कि x बराबर 11 होगा, y बराबर 6 होगा, तो x प्लस y, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर 17 आ रहा है। देखिए क्या साथियों, बिल्कुल 17 आ रहा है, बिल्कुल 17 आ रहा है। अच्छा, इनके अगर वर्गों का योगफल करें तो क्या 145 आ रहा है। देखिए, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 6 का 36 होता है। देखिए जरा, ये तो 7 आ रहा है, ये 6 है, तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर नहीं हो सकता, धोखा दे दे। इसको देखिए, 8 और 9 कितने होते हैं, 17 होते हैं, बिल्कुल 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 8 प्लस 9 आपके कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। अच्छा, इसके 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। देखिए जरा क्या आता है ना, बिल्कुल 145 आ गया, यानी कि हमारा आंसर ये हो जाएगा। इन दोनों का योगफल 17 है और इन दोनों के वर्गों का योगफल 145 है, आंसर आपका बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। क्या साथियों, कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। अपने मूल्य में, क्या अपने मूल्य, कुछ मिसिंग है, अपने मूल्य में 50% की वृद्धि, अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी कि यहां पर आपसे समय पूछा जा रहा है। दर कितनी दे रखी है साथियों, 6% की आपको दर दे रखी है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं, क्या मूलधन हम 100 मान लें और यहां पर कहा गया है कि अब फिर वो कितना हो जाता है, 50% हो जाता है, यानी कि मिश्रधन वो कितना हो जाता होगा, 150 हो जाता है। धनराशि को अपने मूलधन में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। तो साधारण ब्याज कितना निकलेगा, इनका डिफरेंस कर दो, 50 होता है साथियों साधारण ब्याज। तो समय आपको निकालना है, समय बराबर क्या होता है साथियों, है ना, समय बराबर क्या होता है, यहां पर अगर बात करते हैं PRT बटे 100 हो जाएगा। ये दूसरा सूत्र लगा है ना, दूसरा सूत्र ये वाला लगा दें,
साधारण ब्याज बराबर PRT/100। साधारण ब्याज कितना है साथियों, 50 है, 50 आ गया। पी कितना है साथियों, पी आपका 100 यहां पर आ जाएगा, है ना। और साथियों दर कितनी है, 6%। समय हमें ज्ञात करना है, अपॉन में साथियों 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल होगा, और यहां पर अगर बात करें ये 6 नीचे आ जाएगा, यानी कि टी बराबर आपका जो आएगा वो 50/6 आएगा। इसको कट करोगे 2 से तो साथियों 25/3 आ जाएगा। तो 25/3 को पता कैसे लिख सकते हो, देखिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप लिख सकते हैं। अगर हम सातों 3 से करें, 3 7 21, 3 8 24 हो गया, बचा एक, वो एक यहां पर आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि टी का मतलब है सातों समय, समय बराबर कितना निकला, 8 सही 1/3 वर्ष। ये कहां पर लिखा हुआ है, 8 सही 1/3 वर्ष, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के साथों एक उस गोले का आयतन आपको निकालना है। अच्छा, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है पता, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपको कुल मिला के निकालना है। 4/3 पता है, पाई की वैल्यू 22/7, यानी कि सबसे पहले आपको आर निकालना होगी कि आर यहां पर क्या हो सकती है। तो त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे। अच्छा, यहां पर अगर बात करें 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन, मतलब भुजा वाला सातु, भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले यहां पर कहा गया है। तो गोले की त्रिज्या की अगर बात करें तो घन की भुजा का आधा हो जाएगा। घन की भुजा कितनी है साथियों, 21 है ना, तो इसका आधा कर लो। आधा करेंगे साथियों 21/2 ही मान लेते हैं, है ना, 21/2 ही हम यहाँ पर मान लेते हैं। क्या आपका आ गया, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी साथियों क्या होगी, त्रिज्या होगी 21 सेंटीमीटर, इसकी आधी हो जाएगी, है ना, इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए इस लाइन को आप समझ में आए, ये लाइन आपकी कहा गया 21 सेंटीमीटर। मान लीजिए मैंने एक क्या बनाया, मैंने एक साथियों यहाँ पर एक घन बनाने की कोशिश करी, एक घन है ना, उसके अंदर तो साथियों ये इतना ही तो होगी त्रिज्या, इतनी होगी ना साथियों। चलिए, तो इसलिए हमने साथियों 21 है, इसका आधा यानी कि 2 से भाग कर दोगे आपकी त्रिज्या निकल आएगी। तो अब इसमें इसको फिट कर दो, 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर बराबर है 21/2, यानी कि 3 बार आ जाएगा 21/2, है ना, 21/2 और सातों 21/2। अब इसको कैलकुलेट कर डालिए आप, 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल कर देंगे, इस 2 से यहाँ पर साथियों 11 आ जाएगा, है ना। अब अगर बात करें, देखिए 2 दूना 4, इसको हटा दो और ये भी हट जाएगा। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करें 11 × 21 × 21 यहाँ पर आ रहा है। तो 21 × 21 अगर हम बात करें तो साथियों 21 आ जाएगा, और यहाँ पर 42 आ जाएगी, यानी कि 1 4 4 आ गया। 441 की गुणा करा दीजिए 11 से, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, 1 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, यानी कि 4851 आ जाएगा। 4851 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका बड़े गोले का आयतन हो जाएगा। तो समझ में आया साथियों कि आपको इस सवाल को आखिर करना कैसे है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। चलिए भाई, यानी कि धातु के एक घनाभ की भुजाएं 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर है। घनाभ की भुजाएं कितनी है, इतनी इतनी दे रखी भैया घनाभ की भुजाएं। ठीक है, इस घनाभ को पिघलाकर एक घन में आपको बदलना है। अब घन का साथियों पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक सूत्र होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। यानी कि इस सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले a का मान निकालना होगा। a का मान पता कैसे निकालेंगे आप, a का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर एक घनाभ की भुजाएं आपको दे रखी हैं, तो हम बहुत आराम से साथियों यहां पर घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, बहुत आराम से हम यहां पर साथियों घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं, है ना। और यहां पर कहा गया है कि घनाभ का जो आयतन है ना वो घन के आयतन का बराबर है। घनाभ का आयतन जो है वो साथियों घन के आयतन के बराबर है। अरे भाई, एक घनाभ को पिघलाकर घन बनाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि उसका घनाभ का आयतन और घन का आयतन बराबर है। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र a³ होता है, तभी तो हम a निकाल पाएंगे यहां से। यानी कि a³ बराबर कितना है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है साथियों, इन सबको गुणा कर देना है आपस में। देखिए 50 × 40 × 32 यहां पर आ जाएगा, तो ये किसी ना किसी संख्या का क्यूब होगा। देख लीजिए जरा,
5 चौक आपके 20 आ गया यहाँ पर, तो 2000 हो गया, और 32 से और इसकी एक बार गुणा कर दीजिए, यानी कि 64 और 000 आ जाएगा, ए क्यूब ये आ गया आपका। तो अब ये तो बहुत आराम से निकल जाएगा। ये किसका होगा? ये 40 का होगा, क्योंकि 40 गुणा 40 गुणा 40 होता है 64,000। 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 64,000। यानी कि ए बराबर क्या आ जाएगा साथों? ए बराबर 40 आ जाएगा। और शुरू में मैंने यही बोला था कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है 6a²। तो 6a² यानी कि 6 तो ये हो गया, a² कितना हो जाएगा? 40 गुणा 40 हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी कि 1600, और 6 इसकी गुणा आप लोग साथियों का 16 पंजे 80, 16 छंग 96 यानी कि 9600 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर ये घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर होगा। तो ये चीज समझ में आई? अगर कोई भी चीज साथियों आपकी समझ में नहीं आया ना, तो फटाफट आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं अगली वीडियो में तो वो चीज आपको बता ही दूंगा। चलिए, क्योंकि ये वीडियो साथियों आपकी लाइव नहीं चल रही, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि आपका एक डाउट भी ना रहे, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, इन ऑप्शन में से वो छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है जो 12 से, 16 से, 24 से, 32 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो भैया वो संख्या कौन सी है, एक बार मुझे बताइए, आपका आंसर यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखिए, अगर ऑप्शन से चेक करेंगे ना हम, तो इन बार बार चार चार एक एक ऑप्शन को चार चार बार ट्राई करना पड़ेगा। इसलिए आसानी इसमें होगी कि जो नंबर है ना, उन नंबर को एक बार आप साथियों यहाँ पर लिखिए और इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करिए। तो एलसीएम निकालें, अगर 2 से कट करे 6 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, 16 आ गया, 2 से कट करे 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 2 से कट करे तो 3 का 3 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अब 2 से कट होगा 3, है ना, ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब एक बार 2 और आएगा और एक बार सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। तो इसको कैलकुलेट करिए, क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तियां कितने होते हैं साथियों? 32 का तो पहाड़ा मुझे नहीं आता, है ना, 96 हो जाएगा। यानी कि वो नंबर 96 है जो 12 से काटोगे कट जाएगा, 16 से काटोगे कट जाएगा, 24 से काटोगे कट जाएगा, 32 से काटोगे कट जाएगा। तो 96 यहां पर कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। यानी कि ये सारे नंबर इस संख्या को काट सकते हैं। तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल पे सवाल आ रहे हैं साथियों। हो सकता हो आपको दिक्कत परेशानी लग रही हो, क्योंकि मैं पहले लगभग 80-90 सवाल पहले से करा चुका हूं, और अब मैथ के सवाल हैं, इसके बाद इंग्लिश के भी होंगे। लेकिन मेहनत जब आप करोगे साथियों, तपोगे, परेशानी आपको होगी, आपका मन करेगा छोड़ो वीडियो को, भागो यहाँ से, पेपर तो कुछ दिन बाद है ना, पढ़ लेंगे, देखा जाएगा, है ना। अगर आप ऐसा सोचोगे तो फिर वो सफलता दूर भाग जाए, क्योंकि सफलता भी उन्हीं लोगों की दीवानी होती है जो जम के मेहनत करते हैं, डट के मेहनत करते हैं। और आपका मन को आपको मारना पड़ेगा। आपका मन तो ना जाने क्या क्या करता है, ना जाने क्या क्या कहता है। अगर आप सारे काम उसके मन के मुताबिक करने लगोगे ना, तो ये समझ लीजिए असफल हो जाओगे। तो कभी भी अपने मन की मत मानो कि मन ये मेरा ये कर रहा है। मन कर रहा है सो जाओ, मन कर रहा है फोन चलाने का, मन कर रहा है रील्स देखने का। मन तो गलत गलत काम करने को बोलता है, रील्स देखता है, कहते 2-2 घंटे रील्स देखो। कुछ मत करो दिन में, पढ़ाई मत करो, पेपर सर पे रखा है, पढ़ाई मत करो। तो कभी भी मन की आपको नहीं मानना है। जैसे ही मन करे कि ये काम ना करो, तुरंत वैसे ही करना है। आपका मन जैसे ही इशारा करे ये करने का, तुरंत उसका उल्टा कर दो, सफल हो जाओगे। मतलब फिर 2 घंटे बाद देखना, 2 घंटे बाद देखना, आप जब 2 घंटे तक मन की बात नहीं करोगे और जो मन कह रहा है उसका अपोजिट करोगे और वही काम करोगे, फिर देखना 2 घंटे बाद कितनी पॉजिटिविटी आपके अंतर्गत आ जाएगी। आपका दिल खुश रहेगा, है ना, दिल खुश हो जाएगा फिर आपका। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एक कंपनी नकद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। देखिए भैया, कंपनी से ये खरीदोगे तो मैं आपको 5% की छूट दूंगा। एक बाइक का अंकित मूल्य 75,200 रुपए है। तो दर्शन को कंपनी से नकद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना पड़ेगा? 75,200 रुपए की है भैया, 5% की छूट दी जाती है। 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि इसको 95% में बेचा जाएगा। तो बस साथों इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए। डबल मल्टीप्लीकेशन आपको कराना है, 752 की गुणा साथों 95 से आपको यहाँ पर कराना पड़ेगी। तो 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 26 हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 1 36 हो जाएगा। 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 पंजे 45 बोले 1 46 हो जाएगा, है ना। 7 नीम 63, 63 64 65 66 67 हो जाएगा। तो 0 आ गया, 14 आ गया, 13 आ गया,
11 आ गया 7 क्या 71 344 कहीं पर लिखा हुआ है, देखिए जरा, अगर लिखा हुआ तो अच्छी बात है, वरना मुझसे टाइपिंग में मिस्टेक होगी, एक बार चेक कर लेता हूं मैं खुद को, है ना। 752 की गुणा 95 से करें, 5 दूना 10, एक हाथ से लगा, 5 पंजे 25, 26 का 2 लगा, 7 पंजे 35, 37 यहाँ पर आएगा भाईजान, कितना 37 आएगा। और देखिए 9 दूना 18, ठीक है, 9 पंजे 45, 46, ठीक है, 7 नीम 63, 64, 65, 66, 67, बिल्कुल सही है। 0 आ गया, 14 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका 7 और एक 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 का 4 आएगा, 4 यहाँ पर एक लग जाएगा, बिल्कुल सही साथियों, यानी कि 71,440 आएगा, 71,440 की वो बाइक आपको पड़ेगी जब 75,000 पर 5% की आपको छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार आपका सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए, 60 छात्रों के समूह में 65% ने अपने लिंग को पुरुष के तौर पर उल्लेखित किया और 30% ने अपने लिंग को महिला के तौर पर उल्लेखित किया। कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, यानी कि अगर बात करते हैं, मान लीजिए साथियों 100% बच्चे होंगे वहां पर, इसमें लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगे। लड़कों की अगर बात करें, लड़के कितने हैं, 65% लड़के हैं, ठीक है। अब गर्ल्स की अगर बात करें, गर्ल्स कितनी है साथियों, 30% गर्ल्स हैं। तो 65% 30% तो बता रहे हैं कि भैया मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, यानी कि 95% तो बता रहे हैं मैं लड़का हूं लड़की हूं, लेकिन कितने लोग नहीं बता रहे हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया, तो मैं कहूंगा 5% लोगों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 60 हैं, मैं कहूंगा 60 का 5% देखो साथियों कितना निकलेगा, इसको कट करोगे 20 आएगा, 20 से कम 20, 20 तिया 60, यानी कि 3 बच्चों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया होगा। तो 3 बच्चे कहां पर लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है साथियों यहां पर आपसे कि एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% छात्र दूसरे विषय में फेल हो जाते हैं। इनमें से 30% दोनों विषय में फेल हुए। यदि छात्रों की संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए, मुझे बताइए। देखिए, ये हो जाएगा आपका, है ना, कुछ इस टाइप वाला ये सवाल लग रहा है, इसलिए हमने ये यहां पर चीज बना ली। अब यहां पर एक बात कही जा रही है कि परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में, ये एक विषय हो जाएगा क्या, ये एक विषय हो जाएगा, और ये साथियों दूसरा विषय हो जाएगा, ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा विषय हो जाएगा। एक विषय में 35% छात्र और दूसरे विषय में 42% छात्र फेल हुए, 30% दोनों विषयों में फेल हुए। तो 30% छात्र जो है ना वो दोनों विषय में फेल हुए। तो अब एक विषय में कितने बचे, 35 तो हो गए, 35 टोटल है, 30 यहां पर हमने लिख लिए, तो 5% यहां पर बचे। अब यहां पर अगर बात करें 42%, तो यहां पर कितने बचे साथियों, 40 और 2 यानी कि 12% हमें यहां पर लिखना चाहिए, क्योंकि टोटल यहां पर 42% आना चाहिए, टोटल यहां पर 35% आना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो कहने के टोटल बच्चे 2500 हैं, तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए, एक विषय में कितने छात्र पास हुए, एक विषय में 5% और एक विषय में 12%, यानी कि 5 + 12 कितना हो जाएगा, 17% छात्र पास हुए हैं केवल एक विषय में। कहने का मतलब यह है कि टोटल छात्र 2500 हैं, तो 2500 का आपको 17% साथियों निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 की गुणा आपको 17 से कर देनी है, 7 पंजे आपका 35 हो गया, 7 दूना 14, 15 16 आपका 17 हो गया, 25 आ जाएगा, 5 आ गया, 12 आ गया, 4 यानी कि 425 बच्चा जो होगा केवल एक विषय में क्या लिखा हुआ है, तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए, 425 बच्चे पास हुए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, तो अब साथियों आपके सामने यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस आ चुके हैं, इन क्वेश्चंस को देखिए और फटाफट बताते रहिए आंसर क्या होंगे। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि अब इंग्लिश के सवाल शुरू हो चुके हैं और ये सवाल है कह के समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड इजली, यानी कि कुछ ऐसा है जो
आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता, उसको सातों एक वर्ड में क्या कहा जाएगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अब यहां पर अगर बात करें ना, ये लिखा हुआ है अनफिट, तो क्या जो आसानी से आप हैंडल नहीं कर सकते तो उसको क्या अनफिट कहा जाता है? अनफिट तो नहीं कहा जा सकता है साथियों। अनटिडी उसको कहा जा सकता है? अनटिडी भी नहीं कहा जा सकता। अनटिडी मतलब होता है साथियों गंदा, क्या होता है? अनगंदा होता है। अनवाइडली उसको कहा जाएगा, बिल्कुल साथियों उसको अनवाइडली कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? अनवाइडली। अनवाइडली मतलब पता क्या होता है साथियों? बोझिल होता है। कहते हैं ये काम मेरे लिए बहुत बोझिल है, यानी कि मुझसे बहुत मुश्किल से हो पाएगा ये, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के होता है। अनटाइमली मतलब अनटाइमली कहते नहीं, अरे यार तुम हमेशा बेवक्त आते हो, समय पर नहीं आते हो या बेसमय आते हो, कहते ना, तो उसको कहते हैं अनटाइमली। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इन चारों में से एक गलत है, उस गलत वाले का आपको साथियों चयन करना है। यहां पर लिखा हुआ है रेसिस्ट, एक होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, है ना, उसको पता क्या कहा जाता है साथियों? रुकावट। इसको रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? रुकावट भी कह सकते हैं और विरोध भी कह सकते हैं। रुकावट भी कह सकते हैं और साथियों विरोध भी कह सकते हैं। एक दूसरा शब्द यहां पर लिखा हुआ है बेट्रे, है ना, क्या लिखा हुआ है साथियों? बेट्रे। बेट्रे नहीं होता बल्कि बेट्रे होता है। क्या हो जाएगा? BETRAY, बेट्रे यहां पर हो जाएगा, है ना। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है? बेट्रे, बेट्रे का मतलब होता है साथियों धोखा देना। क्या? धोखा देना। तो कुल मिला के यहाँ पर ये वाली स्पेलिंग गलत थी और ये वाली मैंने आपको बता दी है सही कैसे। अच्छा, रिवर्स बिल स्पेलिंग सही है और इसका मतलब क्या होता है? कहते नहीं रिवर्स में हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। चलिए तो कुल मिला के आंसर आपका बी होगा। स्पेसिफिक की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक, आपको बताना है खाली जगह में क्या आएगा। एवरीवन यानी कि हर कोई, बर्स्ट अप लाफ्टर व्हेन ही अपियर्ड इन द रूम, यानी कि जब वो रूम में आया तो सारे लोग बर्स्ट अप हो गए, बर्स्ट आउट हो गए, बर्स्ट इनटू हो गए या बर्स्ट इन हो गए। तो मैं कहूंगा यहां पर बर्स्ट इनटू आएगा। क्या आएगा साथियों? बर्स्ट इनटू यहां पर आएगा, है ना। सभी लोग साथियों हंसने लगे, एक तरीके से ये आना चाहिए, है ना। बर्स्ट इनटू का मतलब क्या होता है साथियों? फूट पड़े, हंसने लगे, ऐसे करके आएगा। तो कुल मिला के सारे लोग हंस पड़े जब वो अपियर हुआ रूम में, जब रूम में उसने एंट्री ली। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि अब यहाँ पर ईडियम आपको बताना है, इसका मीनिंग आपको बताना है। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? फटाफट आप लोग बताइए। तो इन्स एंड आउट का मतलब पता क्या होता है? पूरी जानकारी। क्या साथियों? पूरा विवरण, पूरी जानकारी, ये हम लोग इसको कह सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करें कंप्लीट फैक्ट्स, सम डिटेल तो नहीं होगा, ब्रीफ पॉइंट्स ये भी नहीं होगा, हिडन फैक्ट भी नहीं होगा। मैं कहूंगा कंप्लीट फैक्ट आपका आंसर हो जाएगा और यही इसका मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, करके आपको बताना है लेआउट वर्ड का सिनोनिम बताना है। लेआउट का सिनोनिम क्या होगा? लेआउट की अगर बात करें, कहते नहीं लेआउट लेकर आओ, यानी कि नक्शा लेकर आओ। क्या लेकर आओ? नक्शा लेकर आओ या खाका लेकर आओ, ये भी कहा जाएगा। तो एक ऐसा मीनिंग जिसका मतलब भी यही होता हो, नक्शा वगैरह साथियों होता हो, क्या होगा इसका आंसर बताइए। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब, या ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? ऑर्डर को, ऑर्डर तो नहीं होगा लेआउट का सिनोनिम, ये मैं कह सकता हूँ। शेड्यूल की अगर बात करें, शेड्यूल की अगर बात करें, शेड्यूल भी, टाइम टेबल भी नहीं होगा। मैं कहूंगा अरेंजमेंट कहीं ना कहीं लेआउट का सिनोनिम लग रहा है ना। क्या भैया अरेंजमेंट, क्या क्या अरेंजमेंट है दिखाओ, है ना, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, तो उसको खाका कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए कह रहे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना, और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, इसका एक वर्ड में आपको सातों आंसर देना है, क्या हो सकता है। तो फटाफट बताइए। देखिए यानी कि इसको तो साथियों हम लोग कह सकते हैं ना, उसको जीव विज्ञान कहा जाएगा। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी उसको कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? उसको बायोलॉजी कहा जाएगा, है ना, बायोलॉजी कहा जाएगा, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी कहां पर लिखा हुआ है? ये तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि चॉइस की अगर बात करें, इसका सिनोनिम आपको यहां पर बताना है। तो इसका मतलब साथियों क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम आप लोग फटाफट साथियों मुझे बता दीजिए क्या होगा आंसर। चलिए तो इसको साथियों हम लोग कह सकते हैं अव्यवस्था। क्या? अव्यवस्था इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं। और अव्यवस्था किसका मतलब होता है? मैं कहूंगा टर्मोइल का मतलब भी कहीं ना कहीं अव्यवस्था होता है। अच्छा, क्विट मतलब और काल मतलब क्या होता है? शांत होता है ना, क्या होता है? शांत होता है। और सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम मतलब इसके क्या एक तरीके से सिस्टमेटिक है, ऐसे करके हम लोग कह सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एब्स्ट्रैक्ट का एंटोनिम आपको बताना है। एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, देखिए साथियों, जो देखिए दो चीजें होती है, एक चीज होती है मूर्त
और एक चीज होती है अमूर्त। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अमूर्त, है ना, जो चीज मूर्त नहीं है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा साथियों, जाहिर सी बात है मूर्त इसका एंटोनिम हो जाएगा। जो चीज हमें दिख रही है वो मूर्त है, जो चीज हमें नहीं दिख रही है वो अमूर्त है, यानी कि भावनात्मक है कहीं ना कहीं, जो हम भाव से साथियों महसूस कर सकते हैं। तो कुल मिला के कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है अमूर्त, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अमूर्त इसका मतलब होता है। तो इस प्रकार आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि सी द लाइट ऑफ डे। क्या साथियों, सी द लाइट ऑफ डे, इस इडियम का मतलब आपको यहां पर बताना है। चलिए देखिए, मतलब किसी के दिन के उजाले में लाना, दिन के उजाले में देखना, इसको कहते हैं साथियों किसी चीज को चलन में लाना। क्या, किसी चीज को साथियों किस में लाना, किसी चीज को चलन में लाना, इसको कहा जाता है सी द लाइट ऑफ डे। तो अब इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, हैव ए लॉन्ग लाइफ नहीं, वर्क ड्यूरिंग डे टाइम नहीं, फील वेरी हॉट नहीं, बिकम पब्लिकली नोन, बिकम पब्लिकली नोन, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा और यही इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब है ना। चलिए तो साथियों ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। कैसी लगी आपको ये क्लास, इस क्लास के बारे में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर आपको इस क्लास में कुछ कमी लग रही है तो उसके बारे में भी आप लोग बताइएगा, अगर कुछ अच्छा लगा है तो उसके बारे में भी बताइएगा, यानी कि अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये क्लास आपको वाकई में कैसी लगी, कितने नंबर आप देना चाहेंगे, है ना। चलिए तो मैं आपको दो चीजें यहां पर साथियों बता दे रहा हूं। एक तो मैं आपको बता दे रहा हूं साथियों प्लेलिस्ट वाली चीज, अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं पीडीएफ वाली चीज। ये दोनों काम अगर आप पास कर लेंगे तो ये समझ लीजिए पेपर आपका ये क्रैक हो जाएगा, आपको कट ऑफ की टेंशन नहीं लेना पड़ेगी। जो 3 पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, एक तो वो आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से उसको जाकर परचेज कर लीजिएगा। सिर्फ 45 रुपए की है, मैंने ऐसा प्राइस रखा है ताकि हर बच्चा इसको ले ले, पढ़ ले, जितना समय उसके पास है उतना पढ़ ले, जरूरी नहीं बहुत दिन पढ़ना है, जितना पढ़ सकते उतना साथियों पढ़ लीजिए। जो 10 मॉडल पेपर, अगर डेली 2 मॉडल पेपर करेंगे तब भी 3, 4, 5 दिन में हो जाएंगे, है ना। तो एक तो ये काम करिए। प्लेलिस्ट की अगर बात करें, उसमें कुछ वीडियो है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसमें कुछ वीडियोज हैं, वो वीडियोस बुनियाद मजबूत करने वाली है। अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम है तो उस पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, कम से कम पूरी लिस्ट में नीचे आपका नाम आ जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल वाली फाइनल लिस्ट में। तो ये दोनों काम आप करना, पेपर आपका क्रैक होगा। उसके अलावा अगर बात करें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, उसको भी साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और जितने भी वीडियोस अब आए उन सभी वीडियोस को आपको जरूर देखना चाहिए। मैं कहूंगा उसमें पूरा निचोड़ होगा साथियों, सारा कुछ मटेरियल उसमें हो जाएगा पेपर को क्रैक करने के लिए। चलिए तो हो सके तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।